स्वागत आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और छतरपुर से सबसे पहले बड़ी खबर की बात, जहां पर ग्राम रोजगार सहायक के साथ सरपंच के परिजन का मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो राजनगर थाने के डिगोनी गांव का बताया जा रहा है, जिसमें सरपंच के परिजन गणेश पटेल ग्राम रोजगार सहायक के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया यह गया कि नियम के खिलाफ काम करने से मना करने पर ग्राम रोजगार सहायक के साथ मारपीट की गई और वीडियो में कुछ लोग और भी नजर आ रहे हैं जो तमाशबीन बने पूरा माजरा देख रहे हैं। मारपीट होते हुए वे यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये छतरपुर से खबर, और सरपंच के दबंग परिजन रोजगार सहायक से मारपीट कर रहे हैं और विरोध किस बात का किया गया था कि नियम के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। यही बात जो खबर आई है उसके मुताबिक रोजगार सहायक के द्वारा कही गई थी, लेकिन इसके बाद जो सरपंच के दबंग परिजन हैं वो रोजगार सहायक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है और बाकी लोग जो हैं वो मूक दर्शक बने सब कुछ देख रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है मारपीट करने से। ये छतरपुर से बहुत गंभीर ये मामला सामने आया है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। और सरपंच के चूंकि परिजन है, ये तो किसी पद पर है नहीं, लेकिन अब सरपंच के परिजन है तो सरपंच का इस मामले में क्या कुछ कहना है। क्या सरपंच की शय पर यह सब कुछ हो रहा था? कई सारे सवाल है। नरेंद्र परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नरेंद्र, ये सरपंच के परिजन होते कौन हैं ये सब करने के लिए, और ये मारपीट कर रहे हैं, तो ये क्या मामला पुलिस तक पहुंचा है और सरपंच का क्या कुछ कहना है? छतरपुर जिले का राजनगर थाना इलाके के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिगोनी आती है, जहां पर एक जो युवक है वीडियो में देखा जा सकता है कि वह किस तरह से बेखौफ तरीके से रोजगार सहायक है उसके साथ जमकर मारपीट कर रहा है। जो रोजगार सहायक है वह काशीराम कुशवाहा हैं और ग्राम पंचायत डिगोनी में पदस्थ हैं, और जो सरपंच के परिजन हैं, क्योंकि महिला सरपंच है वहां पर, तो उनके जो परिजन हैं वो नाजायज दबाव बना रहे हैं कोई अनैतिक कार्य कराने के लिए, नियम विरुद्ध काम कराने के लिए। लेकिन रोजगार सहायक ने जब मना किया तो इसकी खुन्नस भजाने के लिए जो सरपंच के परिजन है उनके द्वारा एक कमरे में बंद करके जमकर उनके साथ मुक्कों से और यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि लात घूसों और चप्पलों से भी मारपीट की गई है। लेकिन अभी तक पुलिस में इस तरह की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस में यदि शिकायत दर्ज होती है तो जरूर पुलिस जो है आरोपी के खिलाफ इस पूरे मामले में मारपीट का और शासकीय कार में बाधा और शासकीय सेवक के साथ मारपीट का मामला अवश्य दर्ज करेगी। लेकिन सरपंच की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले पर? देखिए, अभी तक चूंकि महिला सरपंच है वहां पर, तो उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं सामने आई है। लेकिन बेखौफ तरीके से जिस तरह से उनके परिजनों द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के साथ जो मारपीट की गई है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जो रोजगार सहायक हैं उनसे खुन्नस खाए हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बुरहानपुर की बात करते हैं, जहां पर दहशत फैल गई। नेपा नगर में देर रात 12 बदमाश यानी कि 1 दर्जन बदमाश पहुंचते हैं घर पर, सीमेंट व्यापारी के घर पर पहुंचते हैं, धावा बोलते हैं। व्यापारी उनकी पत्नी को लाठी डंडों से पीटते हैं, जख्मी करते हैं और उसके बाद सोने के जेवर समेत नकदी यहां से लूटकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में हमलावर बदमाश कैद हुए हैं। बेखौफ बदमाशों ने इलाके के दूसरे मकानों को भी निशाना बनाया। शिकायत के बाद नेपा नगर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी हुई है और ये 1 दर्जन यानी कि 12 बदमाश बताए जा रहे हैं जो पूरी तैयारी से यहां पर आए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी से यहां पर आते हैं। ये इनके पास साजो सामान भी है, हाथ में हथियार भी इनके पास है, लकड़ी भी इनके पास मौजूद है। और देख सकते हैं कि दबे पैर आने के लिए जूते जो है उसको उतारते हैं। एक शख्स तो पीछे जूते जो है वो कमर में बांध कर वहां जाता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा शख्स नीचे नजर रखने के लिए, देखिए वापस नीचे लौट जा रहा है नजर रखने के लिए। और कुछ इनके पास चीजें भी मौजूद हैं जो ऐसा लगता है कि ये पारंगत हैं इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने में, ऐसा नजर भी आता है। देखिए कितनी चुपचाप और कितनी प्लानिंग से ये यहां पर दाखिल हो रहे हैं, एक के बाद एक ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। देखिए इसमें एक शख्स और नजर आ रहा है, सीसीटीवी अगर आप देखेंगे तो एक शख्स और नजर आ रहा है और ये जूते जो है इसने पीछे बांध रखे हैं। तो ये किस प्रकार की ये बदमाश जो है ये वारदात करने के लिए दाखिल हुए ये तो साफ है, लेकिन क्या ये कोई गैंग है
इसके पूरे मामले में अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। मेरे घर के बाहर कुछ 2-4 लोग जमा हुए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाजे को खोला तो कुछ 12-13 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। हमला करने के अंदर मैंने बीच बचाव किया और ऐसे करके पूरे घर के अंदर 8-9 लोग घुस गए थे। बंधक तो नहीं बनाया, पर हाँ लगातार मारपीट किया उन लोगों ने। बीच बचाव में मैंने भी मारपीट की। इस बीच में उनके हाथ में जो लगा, जैसे मेरी सोने की चेन और वाइफ के मंगलसूत्र वगैरह, वो सब छीन के भाग गए थे। मेरे साथ में आए तो मेरे को पकड़ के मारा, पहले मारा और वो मेरे को ऐसे पकड़ के रखा, हाथ ऐसे पीछे करके और मुंह पे ऐसा हाथ रख दिया तो मेरी श्वास ही बंद हो गई। आवाज निकाला, बोले घुसे वहाँ। कितने लोग थे? 12 लोग थे। नकाब पहने हुए थे कि क्या? सब नकाब थे। दाता गणेश कुमार बायुस्कर बुरहानपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं पूरे इस मामले को लेकर। गणेश, ये पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है, शिकायत हो चुकी है और ये जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा ये पूरा वाकया बताया गया और इससे ऐसा लगता है कि ये पूरा एक जो है गिरोह है या गैंग है। क्या कुछ इसके बारे में अब और जानकारी निकल कर आई है क्या पुलिस की तरफ से? बताना चाहूंगा कि जो हमलावर बदमाश जो है वो पुलिस से कितने बेखौफ है, उसका जीता जागता उदाहरण बुरहानपुर जिले के नेपानगर से सामने आया, जहां पर देर रात 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर में घुसकर एक दंपत्ति सीमेंट व्यापारी रौनक जैन और उसकी पत्नी से लाठी डंडों के साथ मारपीट की और उनके गले से मंगलसूत्र और हाथों से जो आभूषण है वो छीनकर और नकदी लेकर जो है फरार हो गए। और ये पूरी घटनाक्रम जो है वो उसकी जो आरोपी है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। पूरा गणेश, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इन्होंने कोई बड़ी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है या फिर सोने की चेन और मंगलसूत्र छीनकर ही फरार हो गए? और इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई बदमाश ऐसे दाखिल होते हैं तो वो बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए दाखिल होते हैं। ये थोड़ा सा मामला जो है ये क्या बता रहा है? क्या बड़ी लूट हुई है यहां पर? एक मकान को ही नहीं निशाना बनाया है, इन्होंने आधा दर्जन मकानों को जो है निशाना बनाया है। कुछ मोटरसाइकिल्स भी लेकर ये जो फरार हुए और ये जो जिस रौनक जैन के साथ में जहां मारपीट किए वहां बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक रुपए और सोने की चांदी के आभूषण और जो मंगलसूत्र था महिला के गले में वो भी छीनकर वो वहां से ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए गणेश। और छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट लिखा है अपने पैर पर। फांसी लगाकर महिला ने जान दे दी और 21 साल इसकी उम्र बताई जाती है युवती की, जिसकी शादी अभी अभी हुई थी और खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट पैर पर लिखा जिसमें पति पर यह आरोप लगाए महिला के द्वारा कि पति उस पर शक किया करता था। वो फोन पर बात करती थी अपने परिजनों से और पति को शक होता था कि वो किसी और से बात कर रही है, इसलिए उसका अक्सर मोबाइल चेक किया जाता था और मोबाइल उससे छीनकर रख भी लिया गया था। मोबाइल पर बात करने पर पति शक करता था और इसी के चलते आत्महत्या के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। अलीपुर थाना इलाके के गंज गांव की यह घटना बताई जा रही है। कैसे पता चला आपको कि आपकी भाभी ने फांसी लगा ली? हम लोग सुबह उठे तो उनने कुंडी नहीं खोली, हम लोग चिल्लाते रहे बहुत ज़्यादा, फिर भी आवाज़ नहीं आई। थोड़ी सी पिट्टू है उनकी आवाज़ आई तो हम लोगों ने पंखा चल रहा था तो इसलिए वो बंद किया। जब ना वहाँ पर जाके दूसरे कमरे में तक का था तो वहाँ के गुम्मा निकाले, जब देखा तो वहाँ पर भी लटकी थी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, ये बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला है। पत्नी फोन पर बात करती थी और ज्यादा बात करती थी, पति को शक हुआ तो उसने मोबाइल ही छीन कर रख लिया और शायद इसी बात से नाराज होकर, क्योंकि सुसाइड नोट तो उसने पैर पर महिला ने जो लिखा है वही लिखा है कि उसका मोबाइल इस्तेमाल उसको नहीं करने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने जान दे दी।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुनीत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो छतरपुर से सामने आया उसमें साफ तौर पर महिला ने सुसाइड नोट लिखा है अपने पैर पर। उसमें साफ तौर पर लिखा कि 3 साल पहले शादी हुई और 3 साल में उसका पति उसे समझ नहीं पाया है। वो अपने दोस्तों से या परिवारजनों से बात करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पति उस पर लगातार शक करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके मोबाइल को वो चेक करता है कि किससे उसने व्हाट्सएप पर बात की और किससे उसने कॉल पर बात की। और देखिए लगातार जब उसने, जो महिला थी, मृतक महिला, उसके द्वारा बताया गया कि वो केवल परिवारजनों से बात करती है, उसके बावजूद भी जो युवक है उसके जो शंका है वो समाधान नहीं हुआ, बल्कि शंका लगातार बढ़ती गई और उसने उसको, जो महिला है, उसका फोन भी छीन के रख लिया था। और इसी सबसे आहत होकर महिला ने अल सुबह 5 बजे के आसपास, जो परिजनों का कहना है कि 5 बजे के आसपास उसने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। हालांकि जब जो परिजनों को पता चला उसके बाद उसको पंखे से लटक गई थी, उसको उतारा और जो अस्पताल लेके गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सुसाइड नोट्स जो है उसमें वो साफ तौर पर उसने जिस बात का जिक्र किया है कि मोबाइल पर, फोन पर बात करने के पर जो शंका वो करते थे, इसी चलते उसने आत्महत्या की है। हालांकि जो मृतका के जो परिजन है वो सीधे तौर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगा रहे हैं कि जो परिवार के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, उसी के चलते ये कदम उठाया गया है। तो अलीपुरा थाना पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पति के भी बयान दर्ज किए जाएंगे, परिवार के अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो युवती के परिजन है, जो महिला के परिजन है, ससुराल पक्ष के लोग जो है, मायके पक्ष के जो लोग हैं, सबके जो है वो कथन लिए जाएंगे। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इस पूरी जो हत्या है या आत्महत्या, इसके पीछे की पूरी वजह क्या रही। लेकिन प्रथम दृष्टया साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि मोबाइल पर फोन बात करने को लेकर ये पूरा विवाद है, उसी के चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप जानकारी के लिए। मोबाइल पर बात करती थी महिला और इसी को लेकर पति जो है मोबाइल चेक करता रहता था। एक इस मामले में पहलू और हो सकता है, शायद पुलिस इस मामले को भी ध्यान रखेगी कि क्या मोबाइल की लत लगी हुई थी या मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। क्योंकि कई बार यह भी होता है कि खूब मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद अगर मोबाइल को ले लिया जाए तो भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुनाह की बात करेंगे। दिन दहाड़े अगवा हुई दूधमोही बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। वारदात हुई और उसके 4 घंटे के भीतर ही बच्ची को बरामद कर लिया गया। बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया। 6 महीने की बच्ची का तब अपहरण किया गया था जब उसके दादा उसे लेकर घर लौट रहे थे, खिला रहे थे और घर लौट रहे थे। इस दौरान 2 बाइक पर 4 लोग बदमाश आते हैं, बच्ची को दादा से छीन लेते हैं। बच्ची के दादा ने तुरंत पुलिस को खबर की। अपहरणकर्ताओं ने बच्ची को सुरक्षित लौटाने के एवज में 14 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, फोन किया था। चारों अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली गई है, वो उन्हीं के यहां काम करते हैं, ऐसी जानकारी भी आई है। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो 4 घंटे के बाद बच्ची को सकुशल बरामद भी कर लिया गया। पुलिस ने परिजनों को बच्ची को सौंप भी दिया है। 14 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। संदीप दीक्षित गुना से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे पूरे मामले को समझते हैं, जानते हैं। संदीप, 4 घंटे में बरामद तो कर लिया गया, पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है, लेकिन पुलिस ने क्या मीडिया से बात नहीं की? और यह बच्ची कहां से बरामद हुई? बदमाश ले गए थे, बच्ची को कहां छोड़ा था? इसके बीच की कहानी कहां है? मैं आपको बता दूं, ये गुना के पास आरोन का मामला है। कल शाम को 6 बजे ये वाकया हुआ था। बलराम सिंह जो लड़की के दादा हैं वो बच्ची को घुमा रहे थे। उसी दौरान बाइक से 2 बाइकों से 4 बदमाश आते हैं और वो कहते हैं बच्ची को छुड़ा लो, और बच्ची को छुड़ा के ले जाते हैं। लेकिन जो बच्ची की दादी थी गुड्डी बाई, वो उन लोगों को पहचान लेती है। 2 साल पहले ये जो लोग बच्ची को लेके गए थे, ये उनके यहाँ हरवाई का काम करते थे, उनकी जमीन बटाई पे किया करते थे। वो पहचान गए कि वो लोग लेके गए हैं। थाने में एफआईआर कराई जाती है। एफआईआर कराने के बाद अपहरणकर्ताओं का फोन आता है और वो 14 लाख की फिरौती मांगते हैं। राघोगढ़ के संजय सागर डैम की जगह बताई जाती है जहां पर उनको फिरौती लेके पहुंचना है। इस तरीके की बात अपहरणकर्ताओं द्वारा कही जाती है। पुलिस भी 4 पार्टियां बना के निकलती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। तभी ककरुआ सरपंच से बात होती है। ककरुआ सरपंच बच्ची को लेकर के लाइजनिंग करके बच्ची को लेकर के थाने सौंपते हैं परिजनों को,
और पुलिस के पास बच्ची आती है। 12:40 पर पुलिस FIR करती है। उनमें चारों लोगों पर अपहरण और फिरौती और अपहरण की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया जाता है। 4 लोगों को अपराधी बनाया जाता है। ये सारा घटनाक्रम है। पुलिस की तरफ से अभी कोई बात इस मामले में सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया की एक और हार, टीम इंडिया की शर्मनाक हार। एक बार फिर से मुंबई टेस्ट 25 रन से टीम इंडिया हार गई और भारतीय टीम 0-3 से टेस्ट सीरीज भी अपने हाथ से गंवा चुकी है। भारत को 147 रनों का टारगेट मिला था और न्यूजीलैंड की तरफ से जो गेंदबाजी हुई, ऐसे में एजाज पटेल ने 6 विकेट चटका दिए और भारत को एक शर्मनाक हार का मुंह एक बार फिर से देखना पड़ा और न्यूजीलैंड की टीम से भारत को फिर से शिकस्त झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड की टीम जो है 0-3 से ये टेस्ट सीरीज जीत चुकी है। 2 तो मैच पहले ही जीत चुकी थी, एक मैच वो भी हाथ में आया हुआ मैच भी ऐसे हाथ से यूं फिसल गया जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है। टेस्ट सीरीज हार गई टीम इंडिया और भारत को मात्र 147 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसको भी हासिल नहीं कर पाई। मुंबई टेस्ट 25 रन से टीम इंडिया हार गई। ये पीछे देखिए, ये सवाल है, हेल्थ सिस्टम सुधरते क्यों नहीं? क्यों सवाल है? क्योंकि एक बार फिर से आज जो खबर आई वो चौंकाती है, हैरान करती है और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। क्योंकि सीधी से अस्पताल के गेट पर बच्चे की मौत की खबर सामने आती है। एक गर्भवती महिला जिसे अस्पताल ले जाना था, फोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आई नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार फोन किया गया, एम्बुलेंस आई नहीं। वो भी सीधी के ही जिले का मामला, जिले के भीतर का मामला। एम्बुलेंस नहीं आती है तो फिर महिला को ठेले पर ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। महिला रास्ते में ही ठेले पर ही एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ठेले पर जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी दौरान अस्पताल के बाहर जब वो पहुंचती है, बच्चे को तुरंत इलाज नहीं मिल पाया, बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल लाते समय रास्ते में जन्म दिया था, बच्चे की मौत हो गई। और इसके बाद सवाल सिस्टम पर तो खड़े होंगे ही कि यह सिस्टम सुधरता क्यों नहीं है। क्योंकि सीधी के नगर पालिका क्षेत्र में अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है तो फिर दूर दराज के गांव की हालत क्या होगी, इससे आप समझ पा सकते हैं। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधी से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। हरीश, बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। कोई एक्शन हुआ या फिर कागजी कार्रवाई चल रही है? वाकई सीधी जिले में एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर जो तमाम यहाँ के नेता हैं, चाहे अगर जिले के प्रभारी मंत्री हों, उन्हें तक सवाल खड़ा किया है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है उसमें सुधार किया जाए। लेकिन जिस तरीके से 108 एम्बुलेंस वाहन है, 108 एम्बुलेंस वाहन में जिस तरीके से यहाँ सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए, सुविधाएं दे पाने में सफल नहीं हो पा रही है। उसकी जो मॉनिटरिंग होती है और जो कॉलिंग होती है वो भोपाल से होती है। यही कारण है कि यहाँ जो तमाम लोग जो यहाँ कर्मचारी जो कार्यरत हैं, तो उस जो है तो पूरे मसले पर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि जमीन पर उसे उतार सकें और जमीन पर तमाम बाखूबी लोगों को सुविधा दे सकें। हालांकि पुनीत ये जो है तो सीधी नगर पालिका क्षेत्र के कोटहा का निवासी है और कोटहा निवासी यानी समझा सकता है कि जिला अस्पताल से 2 किलोमीटर की दूरी है। और जो परिवारजन है तो परिवारजन 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार 108 एम्बुलेंस वाहन की मदद की गुहार लगाई। यही कारण है कि उन्हें अस्पताल ले आते समय जो है तो इतना लेट लपित हो गई घंटों तक, और घंटों तक लेट लपित के चलते ही जो गर्भवती महिला थी वो रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद भी चूंकि आधी रात का मामला था और आधी रात के समय जब जिला अस्पताल पहुंचे तब भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और मदद की गुहार लगाते रहे। और चौंकाने वाली बात तो यह है पुनीत कि जिस वक्त उसको यहाँ लेके जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी ठेलिया खड़ी हुई उसके ठीक बगल में एम्बुलेंस भी खड़ी है, लेकिन जो चालक है और जो तमाम उसके जिम्मेदार लोग हैं वो सब बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हैं और चैन की नींद सोते भी रहे। यही कारण है कि जो आधे रास्ते में बच्चे को जन्म दी थी तो उस नौनिहाल बच्चे का कोई कसूर नहीं था, चूंकि वो भी आया था अच्छा खासा जीवन यापन कर जिंदगी जीने, लेकिन उसे क्या पता है कि इस लाश के हत्थे मुझे चढ़ना पड़ेगा। देखिए कितनी शर्मनाक, बहुत शर्मनाक घटना है। पीछे नजर भी आ रही है एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस जा सकती थी, 2 किलोमीटर तो चली सकती थी
और 2 किलोमीटर जाकर तुरंत 10 मिनट के भीतर वापस भी आ सकती थी रात के वक्त। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक बच्चे की जान चली गई और इसलिए सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए हरीश। और दमोह की बात करेंगे, जहां पर एक हादसा पेश आया और इसकी वजह से, हादसे की वजह से ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक की मौत हो गई। पुलिस आरक्षक ड्यूटी के लिए जब जा रहे थे, ड्यूटी के दौरान प्रसून खेहुरिया की बाइक किसी जानवर से टकराई और इसकी वजह से वो गिर गए, सिर में गंभीर चोट आई, उनकी मौत हो गई। कोतवाली थाने में पदस्थ थे। मंडला की बात कर लेते हैं। भुआ बिछिया में बाघ दिखाई दिया है, टाइगर नजर आया, इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने वन विभाग को भी इसकी खबर की है, फिर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। खबर के बाद बाघ की तलाश शुरू कर दी गई है। बात गोवर्धन पूजा की कर लेते हैं। पूरे देश में गोवर्धन पूजा धूमधाम से हो गई। देवास में भी ऐसी पूजा होती है, लेकिन गोबर से बने गोवर्धन पर यहां पर बच्चों को लेटाकर उनके लंबे स्वास्थ्य की कामना करने की एक परंपरा यहां पर गवली समाज निभाता आया है। गवली समाज पूजा अर्चना करता है और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। क्षेत्र में अलग अलग गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा तो होती है, लेकिन क्षेत्र के अर्जुन यादव बता रहे हैं कि गवली समाज के द्वारा गोवर्धन पूजा का यह आयोजन 500 सालों से पहले से किया जा रहा है। महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन का निर्माण करती हैं, उसके बाद छोटे बच्चों को स्वास्थ्य के चलते इसमें लेटाया जाता है। समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होकर जमकर आतिशबाजी भी करते हैं। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कल शाम केदारनाथ धाम पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। आज सुबह बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने बद्री विशाल का भी दर्शन किया। हमें बहुत प्रसन्नता है। आज हमने सोचा था कि हम केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, यहाँ से जाएंगे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, शाम को वापस इंदौर पहुँच जाएंगे और इंदौर में आज अन्नकूट के दर्शन करेंगे। पर बाबा ने आज रोक लिया। देखिए आप वेदर कैसा हो रहा है, अभी समय है 5 बजे, चारों तरफ आप देखिए बिल्कुल अंधियारा सा छाया हुआ है और आज बाबा के दरबार में हम सब लोग खड़े हुए हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और जो भी ये वीडियो देखेगा उसको भी, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए टॉप 20 खबरों को देखेंगे। मुरैना में मोबाइल दुकान में